हेलो गाइस। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न टाइम के अंदर, जिसके अंदर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया ट्यूटोरियल, जिसको हम नाम दे जिसका नाम है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो हम इसी को देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फर्स्टली देखते हैं कि हमारा जो एजेंडा क्या रहने वाला है, जो आज की वीडियो का है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम पहले क्या देखेंगे, हमारे इंट्रोडक्शन टू सीएसएस के बारे में। ठीक है, और आफ्टर हम इसके कंप्लीशन के बाद में हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे सीएसएस को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद हम अपने बेसिक सिलेक्टर्स को देखेंगे, उसके बाद इसके रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर्स एंड कोड एडिटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो जो हमारा ये ट्यूटोरियल रहने वाला है, ये बेसिक्स जो बिगनर है होगा उसके लिए भी होगा। ठीक है, साथ ही जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों के लिए कंबाइन रहेगा। ठीक है, तो आप कोई भी इसको देख सकता है। ठीक है, जो बिगिनर होगा वो भी अच्छे से देख सकता है, और प्रोफेशनल्स को हो सकता है कि स्टार्टिंग वाले में ठीक है वो, लेकिन जब हम एडवांस से स्टार्ट करेंगे तो प्रोफेशनल्स को काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो बिगनर्स होंगे तो तब तक वो उनका जो है लेवल है वो ग्रो अप हो चुका होगा, इसलिए उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम इसी को स्टार्ट करते हुए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सीएसएस, कि भाई सीएसएस होती क्या है। ये व्हाट इज सीएसएस, सीएसएस क्या है। तो भाई सीएसएस होता क्या है ना, कि एक आप ये कह सकते हो कि लैंग्वेज भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्टाइल शीट की लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आप लैंग्वेज कह सकते हो। ठीक है, और ये क्या करती है कि जो आपके एचटीएमएल पेज होता है उसको डिजाइन करती है। ठीक है, मतलब जो भी आपके मार्कअप लैंग्वेज में जो भी लिखा होता है, जो भी डॉक्यूमेंट लिखा होता है मार्कअप लैंग्वेज के अंदर, तो उसको क्या करती है, फॉर्मेट कर देती है। ठीक है, जो भी विदाउट एनी चेंजेस इन एचटीएमएल फॉर्मेट। लाइक ये भी है कि जो HTML के अंदर जितने भी जो भी टैग्स है उनको जैसे लिखे हुए हैं वो लिखे हुए जैसे कर रहे हो, लेकिन CSS उसको संभाल लेती है। इसको जिसको हमें जहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो वहीं पे दिखेगा। तो ये सब कुछ सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत, और उसके साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये आपके लुक को चेंज कर देती है। ठीक है, कौन सी बात है कि आपका कलर या आपके फॉर्मेटिंग का ऐसा जो ब्लॉग डिस्प्लेइंग और ओपेसिटीज वगैरह बहुत सी चीजें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव फील कराती है। ठीक है, CSS। ठीक है, तो अब इसके बाद में एक इसको हम ये देखें कि CSS है क्या। जी। तो एक एनालॉजी में हम देखें तो आप इसको एक बार के लिए जो लिखी हुई है, एक बार के लिए इसको अगर हम ना देखें तो आप, अगर आप देखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, कि एक आप ये कर लीजिए, एक इमेजिन कर लीजिए आपने एक फैंस बनाया। ठीक है, अब जो फैंस बनाया, ठीक है, तो वो फैंस है वो क्या है, आपकी HTML हो गई, बट वो क्या है, पेंटेड नहीं है, यानी उस पर कलर नहीं किया गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस पर कलर करना है। तो कलर करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, पेंट की। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब जो पेंट है जो CSS इसमें एनालॉजी में क्या है, जो पेंट है हमारा, जो स्टाइल हम कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, CSS कहलाती है। ठीक है, जो हमारा कलर है, हमारी वो प्रॉपर्टीज हम उसको स्टाइलिंग दे रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, CSS कहलाती है। ठीक है, तो एड और इट एड स्टाइल और फैंस। ठीक है, आप इसको अगर हम सिंपली मान दें कि फैंस के अंदर से बाढ़ होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें भी समझ में नहीं आ रहा, जो कहीं शहरी में शहर्स में रहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, जैसे सपोज ये करो कि दीवार है। ठीक है, आपके घरों में दीवार है, तो अगर हम इस पे पेंट नहीं करें तो वो क्या कहलाएगा, सिंपली HTML का ढांचा कहलाएगा। ऐसा ऐसा तो है नहीं कि अगर अपन मान लो अगर उस पर कुछ करेंगे नहीं, मतलब हमने सिर्फ HTML से कुछ बनाते तो कलरलेस तो होता नहीं है, उसमें भी कलर आता है, वो भी इसका भी एक स्ट्रक्चर रहता है। तो ऐसे ही हमारा जो ऑलरेडी जो सीमेंटेड जो कलर होता है वो एक अलग, उसको हम क्या मानते हैं, HTML वाला स्ट्रक्चर मानते हैं। ठीक है, अब हमें उसमें डिजाइन देने हैं। ठीक है, अब उसमें कई सारी आकृतियां बनानी है, कई सारे, ठीक है, तो डायग्राम्स वगैरह कई सारे होते हैं, कई सारे फ्लावर्स वगैरह उनके वो लगाने हैं। तो वो जो चीज़ है, या फिर आपको कलर करने के हर वॉल पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करते हैं, तो कलर्स क्या कहलाते हैं हमारे, क्या स्टाइल्स होगी, क्योंकि कलर्स क्या हो गए, स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज हो गई, तो वो क्या कलर को हम क्या कर रहे हैं। तो अब वो जो पूरी एनालॉजी है, ठीक है, जिसमें वो एनालॉजी में जो आपका जो कलर है वो क्या कहलाएगा, CSS। ठीक है, तो क्या होती है CSS, आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि CSS होती क्या है। अब हम देखते हैं कि
हम सीएसएस सीखते क्यों हैं भाई? कि हम सीएसएस सीखते क्यों हैं? तो पहला सीखने का कारण क्या है? कि हमारा जो एचटीएमएल पेज है वो, उसको क्या कर सके हम, डिजाइन कर सके, उसको स्टाइल कर सके, उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज करके उसको यूजर के लिए मतलब फ्रेंडली बना सकें हम। ठीक है, तो काफी अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए होता है मतलब कि प्रेजेंट करने के लिए काफी अच्छा बना सके, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आपने जो वेबसाइट जो आजकल मेजोरिटिकल जो देखी होगी, वो मेजोरिटिकल जो वेबसाइट बनाई जाती है वो सारी बनाई जाती है या आपके डेस्कटॉप के लिए या फिर आपके लैपटॉप्स के लिए। ठीक है, लेकिन क्या वो वेबसाइट क्या आप अपने फोन में यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसका जो आपको जो व्यू पॉइंट मिलेगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि वो हर चीज छोटी हो जाएगी, सही से दिखेगा नहीं, आप सही से यूज नहीं कर सकते, आप सही से पढ़ नहीं पाओगे। इसके लिए क्या करते हैं, उसको हम वेबसाइट को हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। कि जब मोबाइल होगा तो मोबाइल में अलग व्यू दिखाएगा, अगर आप आईपैड में हो तो आपको अलग व्यू दिखाएगा, और अगर आप लैपटॉप्स में हो तो अलग व्यू, और अगर आप डेस्कटॉप में हो तो अलग व्यू। हालांकि डेस्कटॉप और लैपटॉप का व्यू सेम ही होता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि कई सारे ऐसे लैपटॉप भी आते हैं जो मिनी लैपटॉप्स आते हैं, तो उनमें उनकी अलग व्यूज आते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड जो हमारा इसका यूज होता है, कि हम क्यों जिसके कारण सीखते हैं, वो है हमारा एनिमेशन। आजकल की जो यूथ है, ठीक है, या आजकल की आप जो अपने न्यू न्यू मॉडर्न वर्ल्ड में ज्यादातर जो वेबसाइट्स आती हैं वो एनिमेटेड होती है। आपने भी देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स जो कंपनीज की होती हैं वो एनिमेटेड होती है, फेड इन फेड आउट की होती है, स्क्रोलिंग होती है, ठीक है, जूमिंग जूम आउट होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इफेक्ट्स होते हैं, और वो भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाना, राइट से लेफ्ट आना, एक फिक्स सेकंड्स के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर आना, तो इस चीजों को, तो ऐसे यूजर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो ये चीज एनिमेशन हम वेबसाइट्स में करते हैं। तो इसी के लिए हमें, इस चीज के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है, सीएसएस सीखनी पड़ती है। ठीक है, ये हमारे क्या जो ओनली वो जो स्टाइलिंग द एचटीएमएल टैग है, ये केवल हमारा पार्ट है, हमारा किसका, जो हमारा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक। बाकी जितने भी आप देख रहे हो, ठीक है, तीन, रिस्पॉन्सिव, एनिमेशन और 2D 3D ट्रांसमिशन, ये हमारे किसके पार्ट है, एडवांस। ठीक है, अब 2D और 3D। जो 2D क्या है, जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, पूरा कंटेंट ये सब 2D में आ रहा है। ठीक है, 3D, 3D क्या होता है, जैसे अगर आपको 3D में देखना हो, आपने कई सारे 3D ट्रांसफॉर्मेशन देखे होंगे। ठीक है, तो अगर 3D ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ता है, सीएसएस। ठीक है, और जो लास्ट वाला है वो थोड़ा कुछ ऐसा ही कि वेबसाइट्स को डेवलपमेंट में फास्ट कर देता है, उसकी प्रोसेस को फास्ट कर देता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा में कुछ नहीं। तो यही कुछ कारण है इसके कारण हम सीएसएस को सीखते हैं। अगर ये कारण नहीं होते तो हमें सीएसएस को सीखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब हम देखते हैं थोड़ी हिस्ट्री, कि इसके बारे में थोड़े जानते हैं कि भाई इसको इन्वेंट किसने किया वगैरह। तो इसको जो इसने इसको इन्वेंट किया था हांगकांग विलियम ली ने। ठीक है, इन्होंने ही इसका आइडिया प्रपोज किया था सीएसएस का, वो भी 1994 के अंदर। और 1996 के अंदर इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट जो वर्जन था सीएसएस का उसको लॉन्च कर दिया था, इन्वेंट किया था और लॉन्च कर दिया था। और और उसके बाद में इसका जो पूरा जो राइट था, राइट किसके पास चला गया था, W3C, यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के पास इसका पूरा राइट चला गया। फिर 1998 के अंदर इन्होंने CSS2 को रिलीज किया। ठीक है, CSS2 का रिलीज किया, और उस समय CSS3 का काम चल भी रहा था। उसके बाद में जो CSS3 थी, जो अभी हम पढ़ते हैं, वो CSS3 CSS2 से बहुत ही ज्यादा, मतलब कि हर तरीके से बहुत ज्यादा क्या थी, डिफरेंट थी। ठीक है, और इसमें जो CSS2 था उसमें कई सारे चेंजेस भी किए गए। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो चेंजेस करने उसकी क्यों, कहीं उसमें कई सारी एरर भी मिली थी, तो उनको एरर को फाउंड किया गया, और 2011 में उसको सॉर्ट करके, यानी उस प्रॉब्लम को अ, हटा करके
में फिक्स करके 2011 में उसको लॉन्च किया गया 2.1 को। ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में और ब्रीफ में अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो मैं आपको बता दूं, तो इसकी आपको लिंक्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है। तो मैंने भी कुछ थोड़ा सा यहीं से हमने कुछ कंटेंट हमने भी यहीं से पढ़ा है। ठीक है। तो आपको भी मैं आपको रेफर कर देता हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे और भी आप कुछ देख सकते हो, जो किसी के बारे में भी अगर आपको हिस्ट्री वगैरह उसके बारे में और बहुत कुछ जानना हो तो आप जान सकते हैं। उसके बाद में ये होता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ। ठीक है। तो अंटिल 2016 तक ये जाननी हो तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सर्च कर रखा है। तो ये आप जान सकते हो कि सीसस सागा के बारे में और भी आप बहुत कुछ है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आपको पूरी इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो ये इसी बंदे ने सीसस को बनाया था। ठीक है, इन्वेंट किया था। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसी बंदे को आप जानते हो। ठीक है। तो इस बंदे के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हो तो आप उसको विकिपीडिया भी कर सकते हो। ठीक है। तो वो भी देख सकते हो। इसके बाद में हम थोड़ा बहुत शॉर्ट में देखना चाहते हैं कि मतलब ब्रीफ हिस्ट्री चाहिए लेकिन थोड़ी शॉर्ट में, तो आप इसको भी आप देख सकते हो। तो इसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, थोड़ी शॉर्ट में और ब्रीफ हिस्ट्री है सीएसएस की। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है। तो हम वापस आते हैं हमारे। ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो हम देखेंगे कि सीएसएस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो सीएसएस को मेनली 3 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है: इनलाइन स्टाइल, इन पेज स्टाइल, और एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के थ्रू। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनलाइन और इन पेज ऑलरेडी आप इससे फैमिलियर हो, लेकिन अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम इनके बारे में देखते हैं, पहले इनलाइन स्टाइल्स के बारे में। ठीक है। अब इनलाइन स्टाइल क्या होती है। ठीक है। तो इनलाइन स्टाइल के लिए हम कहते हैं कि ऐसे जो टैग के अंदर लिखा जाए। ठीक है। ये टैग के अंदर है, आप देख पा रहे होंगे इसको, टैग के अंदर है। जो भी किसी भी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यानी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर अगर लिख के दिया जाए, तो ठीक है, और उसके बाद में उसमें प्रॉपर्टीज दी जाए, जिसमें ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है। ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, आप ये कह सकते हो, और ये वैल्यू है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी और वैल्यू आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे अगर आपको दिया जाए तो ये पर्टिकुलरली केवल केवल जो स्टैक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, केवल इसी पे वर्क करेगी। यानी इसका इस जो टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा, और उसकी जो फॉन्ट साइज है वो 1 रेम हो जाएगी। इट्स मीन 16 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा इन पेज स्टाइल टैग। ठीक है। हमने इसने इन पेज स्टाइल टैग इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे एक जो स्टाइल नाम का हम क्या लिखते हैं, टैग लेते हैं यूज। ठीक है। अगर आपको बारे में इसके बारे में नहीं पता तो आप हमारी HTML सीरीज देख सकते हैं। ठीक है। और आपको उसमें सभी टैग्स के बारे में बताए गए हैं। तो उसमें से ये उन्हीं में ये भी है। ठीक है। तो अब ये हमने एक स्टाइल टैग लिया। ठीक है। तो स्टाइल टैग के अंदर अगर हम जैसे पर्टिकुलर, जैसे हमने इसको इंडिकेट करना है। ठीक है। तो पर्टिकुलर इसको इंडिकेट किया। इंडिकेट कैसे किया, इसको हमने पर्टिकुलर टैग का टैग नाम दे दिया, टैग नेम। उस टैग नेम पे हम क्या क्या दिया कि इसको कलर दो सलेटी कलर। ठीक है, थोड़ा सलेटी आप कह सकते हो, ग्रे कलर। ठीक है। तो इसको क्या देते हो हम, हमें चाहिए ग्रे कलर, ऑलमोस्ट ग्रे है। ठीक है। या आप कह सकते हो लाइट ग्रे, एक्चुअली लाइट ग्रे ही है। ठीक है। तो आप लाइट ग्रे इसको कलर देना चाहते हैं तो आप इसे लाइट ग्रे कलर दे सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक प्रोसीजर होता है। इन पेज कैसे लिखते हैं, हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इन पेज, पेज के अंदर किसी टैग बना करके हम लिख रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद में होता है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो लिंक टैग से हम क्या करते हैं, उसको लिंक करते हैं। और ये क्या होता है, इसका एड्रेस होता है। ठीक है। यहाँ पे इसको एड्रेस दे दो कि ये फाइल जो CSS की फाइल है वो कहाँ पर है, वो फाइल दे बता दो, और ये ऑटोमेटिक उसको क्या कर देगा, यहाँ पे अटैच कर लेगा, और उसमें जो भी आप स्टाइल लिखोगे वो ऑटोमेटिकली आपके पेज पे वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। ये सेपरेट लिख दे, इसलिए क्या, जो स्टाइल होती है एकदम सेपरेटली होती है। इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो भी क्या होती है, सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनलाइन CSS की होती है। सेकंड नंबर पे जो प्रायोरिटी होती है वो
इन पेज स्टाइल टैग की होती है, और जो सबसे कम होती है प्रायोरिटी वो होती है इसकी। ठीक है। तो अगर आप पहले जिस पे आप भी आप दोगे, हम अगर आपने अगर इनलाइन इनलाइन सीएसएस दे दिया और यहाँ पे उसके बारे में लिख रखा है, तो वो काम नहीं करेगा। पहले इनलाइन सीएसएस वाली स्टाइल्स पे काम करेगी। उसके बाद में अगर कुछ चीज, अगर अदर प्रॉपर्टी आपने यूज की जो उसमें नहीं कर रखी, तो वो प्रॉपर्टीज पे काम करेगी। ठीक है। तो ये होती है हमारी स्टाइल जो एक्सटर्नल शीट्स है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सिलेक्टर्स, कि सिलेक्ट हम सिलेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, एक होता है बाय टैग नेम, कि आप टैग नेम्स दे करके। एक होता है हमारा क्लास, एक होती है हमारी आईडी। तो अब हम पहले देखते हैं हमारे टैग नेम सेलेक्ट। टैग नेम सेलेक्टर यानी कि जैसे आपको देख रहे होंगे, ये H1 है, ये एक टैग है। टेबल है, ये भी एक टैग है। ये डिव है यानी डिवीजन टैग है। ठीक है, ये अपने आप में एक टैग है। तो इस टैग को सिर्फ टैग, जो टैग है वो टैग का नाम लिख करके उसमें आप स्टाइल दे सकते हो सिंपली, ये स्ट्रक्चर में। जिसमें क्या होगा कि ये जो है वो हमारी क्या कहलाती, जो ये हमारी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है। और सिंपली ये क्या कहलाती है हमारी वैल्यू। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी और अपनी वैल्यू लिखी, और ये ऑटोमेटिक इसमें जिस टैग में आपको ये देनी है वो इस एस कर्ली ब्रेसेस के रूप में हमने दे दिया। ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं, हम ये एक फॉर्मेट होता है जिससे हम क्या देते हैं, हमारे जो टैग्स को हम स्टाइल्स देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्लास। क्लास में क्या होता है कि अगर आप क्लास देते हो तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, कि जैसे अभी देखो कि हेडर है, तो हेडर नाम का टैग भी होता है। लेकिन आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि ये टैग नहीं है। ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, डॉट लगाओगे। ये जहाँ जब जब आप क्लास लिखोगे तब तब उसको स्टाइल देने के लिए आप क्या करोगे, उसमें डॉट लगाओगे। तो ये बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको ये मतलब जो क्लास लेवल अगर आपने क्लास दी है तो आपको डॉट ही इसको आइडेंटिफाई करेगा कि आपने क्या दिया है। ठीक है, आप ये देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद में जो हम देखते हैं वो है हमारा नेम स्पेसिफिकेशंस। ठीक है। नेम स्पेसिफिकेशन क्या है, कि आप हेडर आप नॉर्मली से दे ही सकते हो। जैसे आप इसके बाद में अगर यहाँ पे डैश लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हो। आप अंडरस्कोर लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। और उसके बाद में सपोज जो नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आप उसका फर्स्ट कैरेक्टर आप बड़ा रख सकते हो। ठीक है। तो ये एक तरीके हैं, कुछ तरीके हैं जो आपको इन्हीं तरीके से आपको सीएसएस देनी चाहिए। ठीक है, सीएसएस के जो आपके क्लासेस हैं वो इन्हीं तरीके से बनानी चाहिए। और आईडीज भी कुछ इसी तरीके से आपको बनानी चाहिए। आईडीज का भी कुछ यही फॉर्मेट है, और सीएसएस का भी कुछ, सॉरी, क्लासेस का भी यही फॉर्मेट है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं आईडीज। आईडीज में सिंपल से इतना सा चेंज होता है कि आपको यहाँ पे हैशटैग लगाना होता है। बाकी पूरा सेम है, किसके, हमारे क्लास वाले के। ठीक है। जैसे आप क्लास टैग लिखते हो, ठीक है, तो वैसे ही जो क्लास टैग, क्लास एट्रीब्यूट लिखते हो, सिंपली यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट लिखते हैं, वहां पे उसकी वैल्यू देते हो, यहाँ पे भी वही वैल्यू हम देते हैं। ठीक है, तो सिमिलर है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है इनमें, वही है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस क्या है, कि जो आईडी है केवल एक पेज में केवल सिंगल टाइम यूज होती है, ओनली सिंगल टाइम। ठीक है, ये सिंगल टाइम यूज होती है। देख सकते हो टाइम, देख सकते हो टाइम, ये सिंगल टाइम यूज होती है, केवल सिंगल टाइम। जबकि जो आप क्लासेस लेते हो वो मल्टीपल टाइम होती है, मल्टी टाइम। ठीक है, ये मल्टी टाइम होती है। आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, ये मल्टी टाइम होती है।
ओके, तो आप ये देख सकते हो इतना सा इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसको आप एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। ठीक है, जबकि आप आईडी को एक पेज में एक ही बार यूज कर सकते हो। अदरवाइज दूसरे, जैसे दूसरा टैग लिया तो उसको आप अलग ही आईडी दोगे, आप सेम आईडी नहीं दे सकते। ठीक है, इसीलिए हम जो आईडी होती है, आईडी को हम मेजोरिटिकली हम यूज किस में करते हैं? जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, हम मेजोरिटिकल जब भी हम जावा लिखते हैं या करते हैं, तो वहां पे हम मेजोरिटिकली क्या लिखते हैं? आईडीज का यूज करते हैं। और जब भी हम सीएसएस लिखते हैं, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? मल्टीपल पहले काम होता है, सो हम मल्टीपल टाइम के लिए यूज करना होता है, तो हम सीएसएस में क्लासेस का यूज करते हैं मल्टीपल टाइम के लिए। तो यहाँ हम किसको करते हैं? क्लासेस के लिए, दिस इज फॉर क्लासेस। और ये जो आईडी है, तो ये आईडी के लिए। ठीक है, तो आईडी होती है जावास्क्रिप्ट के लिए, क्लास होता है सीएसएस के लिए। ठीक है, इसमें इतना सा सिंपल सा बेसिक सा थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम आईडी से सीएसएस नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। वैसे ही क्लासेस से भी आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, कर तो सकते हो, लेकिन ये मेजोरिटिकल डिफरेंस है इनके अंदर, कि आपको एक आईडी को एक पेज में केवल आप वन टाइम यूज कर सकते हो, जबकि क्लासेस को क्या है, आप एक ही पेज में मल्टी टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट सिलेक्टर। अब ये क्या होता है? ठीक है, ये होता क्या है भाई? जिसका अपन को नाम भी सही से नहीं लेने आ रहा, वो है क्या? कि ये डेसेंडेंट, जो डिसेंडेंट की तरह होते हैं, डिसेंडेंट तो डेस्केंडेंट जो सिलेक्टर है, सिलेक्टर्स होते क्या हैं? बता दूं कि इस चीज में क्या होता है, कि हम हमेशा पेरेंट को साथ लेके चलते हैं। ये इसका पेरेंट है और ए इसका चाइल्ड है। यानी अगर आपको इसमें समझना है, तो ये कैसे यूज कर रहा है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको एक डिव ले लेते हो, ठीक है, आप सपोज करो मैंने एक डिव बनाया। ठीक है, ये मैंने डिव लिया। अब मैं इसको आईडी दे रखी है, तो आईडी लूंगा, आपको सी बात है। तो ये मैं यहाँ पे जैसे इसको ये आईडी है, तो मैं इसको आईडी दूंगा। तो आईडी में इसने सिंपली क्या लिख के दे रखा है मेरे को, कि भाई आईडी में क्या करेगा तू, कि जो हेडर है वो यूज कर। ठीक है भाई, हम यूज करते हैं, हमने लिख लिया। अब इसके अंदर क्या है, एक और टैग है, उसका नाम है एंकर टैग। ठीक है, ठीक है, ये एक एंकर टैग है, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया? कुछ भी लिख देते हैं। हेलो। ठीक है, ठीक है, तो हमने लिख दिया हेलो लैंड। और सिंपली आपको क्लोज भी करना पड़ता है, और div को भी हमें क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। ठीक है, तो हमने div को भी क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है इसका। ठीक है, तो अब ये क्या है, अगर हमें अगर अगर सिंपली अगर अपन को ए को ही अगर हमें टारगेट करना था, ठीक है, तो हम डायरेक्ट ए भी लिख सकते थे।
लेकिन अगर इन केस आप ये मानो कि इस div के बाहर यहाँ पे एक और ए है, ठीक है, इस ए है, सॉरी, ठीक है, हाथ पे, ओके, इसको भी हम कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। सिंपली मैंने कुछ इसमें कुछ नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा कुछ, ठीक है, ओके। तो अब ये बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो क्या ये सी एस एस इस पे अप्लाई होगी? ठीक है, टाइम ले लो और सोच लो, ठीक है, फिर देखना, पॉज करके देख लो एक बार कि क्या ये जो सी एस ये है, अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ भी प्रॉपर्टी वैल्यू लिखूं, सपोज मैं यहाँ पे लिखूं कि कलर प्रॉपर्टी लिख दूं और वहां पे लिख दूं ब्लू, तो क्या ये इन दोनों को, चलो यहाँ पे भी, चलो एक कंटेंट में यहाँ पे बता देता हूँ कि आप इसको मान लेना, यहाँ पे कंटेंट है, तो मैं लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा कंटेंट मैंने लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बताओ क्या ये दोनों कंटेंट क्या ब्लू हो जाएंगे? अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी दे दी, यहाँ पे लिख दिया कि कलर, ठीक है, और मैं यहाँ पे दे दिया ब्लू, ठीक है, और मैंने ये कलर पे ब्लू दे दिया, ठीक है, मैंने कलर ब्लू दे दिया, तो क्या ये जो कलर है क्या इन दोनों पे अप्लाई होगा? क्या आप ही देख लो, सोच लो, ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है, तो ये देखो, अब आपको बताता हूँ। तो इसने हमने क्या किया, इसका जो पहला आंसर है कि नहीं, ठीक है, दोनों पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये केवल हेलो लाइन टाइम को ही ब्लू करेगा, इसको नहीं। हाँ, अगर मैं इसको हटा दूं, सपोज ये हटा दिया मैंने और अब इसको यूज करूं, तो ऑफ कोर्स ये है कि दोनों के दोनों ब्लू, कारण कि ये पहले इस हेडर को ये देखेगा कि ये कौन है यहाँ पे, तो इसके बाद इसके जाने के बाद इसके अब यहाँ पे देख, नेक्स्ट एक और देख रहा है तो उसके देखा ये चाइल्ड है, चाइल्ड पे करेगा, केवल इसके चाइल्ड पे करेगा, ठीक है, ये बाहर है, ये अलग है, ठीक है, अगर इस पे करना हो तो आप या तो इसको अलग क्लास दो या अलग आईडी दे दो, जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो और आप कर सकते हो, ठीक है, आई होप आपके थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली इसके दो ही हैं, एक तो एडिटर्स ले लो और आप ब्राउजर से, ठीक है, तो ब्राउजर्स में तो मैं आपको नाम तो यूं बता देता हूँ, जैसे आप मेनली अभी यूज तो कर रहे होंगे ब्राउजर में, तो ब्राउजर तो आप डेफिनेटली यूज करते हो, क्रोम ले लो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज ले लो, ठीक है, या फायरफॉक्स ले लो, ठीक है, या फिर कोई सा भी आप ले सकते हो, ठीक है, या ओपेरा, ठीक है, ओपेरा मिनी है, ठीक है, कोई बहुत सारे हैं, तो कोई भी आप यूज कर सकते हो, और सफारी भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वो है कोड एडिटर्स। तो कोड एडिटर्स हमने कुछ लिए हैं यहाँ पे, तो इनमें से आप वो सभी आप यूज कर सकते हो, ये बेस्ट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई आप डाउनलोड नहीं करना चाहते कोई भी एडिटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नोटपैड में भी लिख सकते हो। हमने पिछली जो HTML सीरीज हम पूरी नोटपैड प्लस प्लस पे चलाई थी, तो अगर आपके पास डाउनलोडेड होगा तो आप इस पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अभी जो ये वाली जो मैं सीरीज में जो मैं ये जो CSS लिखूंगा वो पूरी पूरी सबलाइन टेक्स्ट पे लिखूंगा, सबलाइन टेक्स्ट का ही यूज करूंगा, तो आप इसको चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट रहता है VS कोड। VS कोड में आप किसी भी हर तरह के किसी भी तरीके के कोड, चाहे वेब कोड हो या सॉफ्टवेयर जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग कोड्स, आप हर तरह के कोड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ब्रैकेट्स हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हो, ड्रीमवेयर को भी आप यूज कर सकते हो, सब बहुत अच्छे एडिटर्स हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी अगर आप एडिटर यूज कर रहे हो ऑलरेडी, तो कोई आपको ऑलरेडी आपके पास सिस्टम में इनमें से कोई एडिटर है, तो आपको कोई अदर एडिटर आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये तो आपको आपके एडिटर में जरूर जरूर होगा, आपके PC में ये वाला तो जरूर जरूर होगा, और का तो मैं नहीं कह सकता।
कि और होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये वाला तो आपको पीसी में जरूर होगा। और अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप इसी से कंटिन्यू करें। अगर इनमें से कोई और आपके पास डाउनलोड है यानी VS कोड है, तो आपको अदर कोई चीज़ आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सबलाइन टेक्स्ट भी क्या है ना, काफ़ी हेल्प कर देता है लिखने में। ठीक है, तो CSS में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। और इससे ज़्यादा हेल्प करता है VS कोड। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप VS कोड डाउनलोड, अगर आपके पास पड़ा है तो VS कोड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। VS कोड हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज देता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम अभी तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सबलाइन टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास भी सबलाइन टेक्स्ट है, तो हम सबलाइन टेक्स्ट से ही यूज़ करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये जो हमारी वेब सीरीज है, ठीक है, आपको वो हमारी पसंद आ रही है। ठीक है। तो आज की जो हम ये सीरीज है, तो इसको भी हम जो उसको हम चला रहे हैं कि हम पहले हम बेसिक्स को, फिर उसके बाद हम एडवांस में लेके चलेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी एज जो CSS है उसको सीखना। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।